Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this video we cover the Indian economy on the eve of independence, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। इन प्रीवियस वीडियो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि भारत की एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी और क्यों थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी सिचुएशन कैसी थी। तो आज हम लोग इसमें फॉरेन ट्रेड में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस भी रिवाइज करना है और ये आपको हेल्पफुल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटे कि स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो मालूम है कि इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले एक्सपोर्टर था नंबर 1 पर, और नाउ इट बिकम द इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स। तो यहाँ पर जो कॉलोनियल पीरियड था, द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परसुएड, यानी कि उनके ऊपर फोर्स करके लगा दी गई थी बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसने एडवर्सली अफेक्ट किया स्ट्रक्चर को कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। पहले जो चीज़ें एक्सपोर्ट पे था, जैसे कि जूट हो गया, वीट हो गया, ग्रेन हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, उसके टेक्सटाइल हो गए, इंडिया इनको एक्सपोर्ट करता था। नाउ अब वो इन सब चीज़ों के रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था और इम्पोर्टर बन गया था फाइनल गुड्स की। तो इनके देखिए आगे कि रीज़न कैसे थे। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, एक्सपोर्टर ऑफ सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट, और इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी। फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पसेस ब्रिटेन ने अपने आप को मोनोपोली बना लिया था और इंडिया के ट्रेड पर कंट्रोल करता था। और ये ज़्यादा हो गया जब सुएज कैनल का ओपनिंग हो गई। सुएज कैनल 1869 में ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था सूजल कैनल के थ्रू इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर, यानी कि ऑल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर डन अंडर द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का आपको पता ही है कि उसने अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए इंडिया का कितना मिसयूज़ किया और कितना यूज़ किया। तो यहाँ पर देखिए मोर देन, वॉल्यूम में देखिए, मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली, यानी कि 50% से भी अधिक इंडिया का ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ था। बाकियों के साथ, कुछ ही कंट्रीज़ के साथ उसने अलाउ किया था, जैसे कि चाइना, साइलोन मीन्स श्रीलंका, एंड पर्शिया मतलब ईरान के साथ। ये 3 ही कंट्रीज थी जिनके अलावा ब्रिटेन के साथ वो व्यापार करते थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। उसके बाद इस वजह से इंडिया का जो भी धन था, यानी कि मनी थी, जो वेल्थ थी, वो कॉलोनियल पीरियड में बाहर जाने लगी। तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड की जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दीज एक्सपोर्ट सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकॉनमी, यानी कि उनको वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सरप्लस मिलती थी एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन वो बड़ी कीमत के बाद, जैसे सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़ जो बहुत ज़रूरी थी, खाने पीने की चीज़ें, फूड ग्रेन, क्लोथ, केरोसिन, वर स्केर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन में, तो देश के लिए इन सब चीज़ों में मिलना बहुत मुश्किल था। फिर फर्दर मोर एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गुड और सिल्वर इनटू इंडिया। उसके कारण हमारे पास ना ही कोई सोना आया, ना ही कोई चांदी आई, लेकिन उसके बदले में इंडिया को बहुत बड़ी मात्रा में पेमेंट करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन वालों ने अपने ऑफिस को स्टैंड किया था, ऑफिस को सेटअप किया था इंडिया में। तो फिर जो खर्चा हुआ वार पर वो भी इंडिया से निकाला, और इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ऑल ऑफ विच लीड टू ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ। उनकी एक जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी ब्रिटेन वालों की, वो क्या करते थे कि जब इंडिया से माल को एक्सपोर्ट करते थे तो कम टैक्स लगाते थे, और जब ब्रिटेन से एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर हैवी टैक्स लगाते थे, और जो भी एक्सपोर्ट के बदले में इंडिया को कुछ भी पेमेंट वापस नहीं मिलती थी, यानी कि उनको ना कोई गोल्ड मिलता था, ना कोई सिल्वर मिलता था, बल्कि उनको और भी खर्चे देने पड़ते थे कि हमने आपका सामान बिकवाया है, और क्योंकि हमें अपना ऑफिस सेटअप करना है इंडिया में, तो उसकी पेमेंट भी आप लोग कीजिए।
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें एक क्वेश्चन जो मेन बनता है, विच रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो आंसर इसमें आ जाएगा द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ, कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ जो कि परसुएड की गई थी गवर्नमेंट के एडवर्स पे। Now we have to consider India's demographic condition during the colonial। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी थी, जन्म दर कितनी थी, मृत्यु दर कितनी थी, लोग कितने इलिटरेट थे, कितने, तो ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफिक में पढ़ेंगे। तो वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू द सेंसस इन 1881। तो यहाँ पर 1 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासनकाल के समय में इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ, 1881 में। और अब आपने ये भी याद रखना है कि जो सुएज कैनल की ओपनिंग हुई थी वो 1869 में ओपन हुई थी। तो इट रिवील द अनइवननेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। इट रिवील्ड अनइवननेस मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। इसी तरह से जो इस कार्य के लिए ऑपरेशन किए गए वो बिफोर 1921 ये सारे कार्य किए गए। नाउ इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921। मतलब जो सेंसस की कलेक्शन हुई वो 1921 से पहले 1881 में हो गई थी और ग्रोथ भी हो रही थी कि कैसे क्या करना है वो 1921 से पहले हो गई थी। लेकिन जो ट्रांजिशंस की गई, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हाई बर्थ रेट है या डेथ रेट कितना है, डेथ रेट एज कंट्री ऑन रीजन डेवलपमेंट, प्री इंडस्ट्रियल कितना था, ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स थी वो 1921। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेजेस ऑफ ट्रांजेक्शन बिगिन ऑफ इंडिया इन कैनोनिकल पीरियड, तो आपने 1921 ही लिखना है। उसके बाद क्या क्या उसने अप्रेजल किया, क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैनोनिकल पीरियड में, तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या आंकड़े निकाले, ये अब हम देखेंगे। पहला था लो लेवल ऑफ लिटरेसी। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारा ओवरऑल लिटरेसी लेवल कितना था ड्यूरिंग कैनोनिकल पीरियड, तो लेस देन 16%। और फीमेल लिटरेसी लेवल कितना था, वो इट वॉज नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट ओनली 7%। और हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी थी, लैक ऑफ एडवोकेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग थे उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही थी, और अगर मिल भी रही थी तो बहुत हाईली रेट पर, बहुत ढंग से नहीं मिल रही थी, ना ही प्रॉपर वाटर का, एयरबॉर्न का, तो ये सारा बहुत मुश्किल से इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही थी। तीसरा, हाई मोर्टेलिटी रेट्स, द ओवरऑल ऑफ मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई, यानी कि बच्चों में मृत्यु दर अधिक थी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, यानी कि 1000 में से 218 बच्चों की मृत्यु थी। रेट ऑफ 33 पर 1000, यानी कि अबाउट 218 पर 1000 इन कॉन्टेस्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट। तो अब हमारी है रेट ऑफ 33 पर 1000, पहले 218 थी और अब है 33। ये भी कंपैरिजन अगर आपसे पूछा जाए तो 1000 होता है। और हमारी जीवन दर कितनी थी, यानी कि लॉ लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज आल्सो वेरी लॉ, 44 ईयर इन कॉन्ट्रास्ट, और प्रेजेंट अब है हमारी 68। कितना डिफरेंस आ गया। और लास्ट में कि एक्सटेंसिव पोवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कैनोनिकल पीरियड, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ऑफ द टाइम। उस समय में गरीबी की एक पहचान बन गई थी कि भारत में बहुत अत्यधिक गरीबी है। तो इसमें अब आप लोगों का क्वेश्चन जैसे बनता है, व्हेन वाज इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन, आपको याद होगा 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ रिगार्डेड एज डिफाइनिंग ईयर टू द मार्क डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू सेकेंड डिसीजिव स्टेट, वही आपको 1921 आफ्टर में। फिर व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द कैनोनिकल पीरियड, लेस देन 16% आपने बताना है, और फीमेल्स की 7%। तो मॉरलिटी रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश में आपको याद होना चाहिए कि 218। आई होप यू अंडरस्टैंड।
नाउ वी मूव टू द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अभी तक आपको एक रिकॉल करा दिया जाए, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चर की सिचुएशन से अवगत कराया, फिर हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ की किया, तीसरे नंबर पे हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल को किया, और अब हम करेंगे ऑक्यूपेशनल, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हमारे काम क्या थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेक्टर्स, यानी कि 3 ही हमारे आएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहले इनके फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। आज भी हमारा लार्जेस्ट जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में फाउंड किया जाता है, जो कि विच यूजली रिमेन एट अ हाई ऑफ 70-75%, वाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस में ओनली 10, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में 10 और सर्विस सेक्टर में 15-20%। और जो हमारे देश में ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग क्षेत्रों में उनका अलग अलग विकास हो रहा था, यानी कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक जैसा विकास नहीं हो रहा था। अब देखा जाए, पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि कंप्राइजिंग एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं थे, और विद अ कंसिडरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि यहाँ की जो वर्कफोर्स थी वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में थी। हाउएवर देयर हैड बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स एग्रीकल्चर्स में कौन कौन से जो राज्य थे वो डिपेंड थे, ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब एंड इन हरियाणा। क्लियर, यानी कि जो एग्रीकल्चर स्टेट्स में वर्कफोर्स ज़्यादा पाई जाती है। तो फिर इसमें आपने वही क्वेश्चन करने हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस। नाउ वी मूव टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल। वैसे तो आपको पता है कि ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाए जो डेवलपमेंट की तरफ हो, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में उन्होंने डेवलपमेंट के काम भी किए हैं, जिससे कि हमारे देश की तरक्की तो हुई लेकिन ना के बराबर। तो वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर उन्होंने किया, तो आगे देखिए उन्होंने क्या क्या किया। कुछ एफर्ट्स किए कॉलोनियल रिजाइम में कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, जैसे रेलवेज़ का निर्माण किया, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम। लेकिन ये इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किए। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश का इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना। मेनली वहाँ पर ये था कि वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना। तो एंड नॉट प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ टू द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों की तरफ उनकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उन्होंने उनके बारे में कभी सोचा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स बाय द ब्रिटिश। रोड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, क्योंकि there always remain an acute shortage of all weather records to reach out to the rural areas during the raining season। उन्होंने ऐसे कोई भी रोड्स को नहीं डेवलप किया जो कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट को फिट हो, और आज भी बारिश के समय में जो गांव वाली सड़कें होती हैं वो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने सिर्फ अपने काम के लिए किया। The British constructed modern roads in India which primarily served the purpose of mobilizing the army within India, यानी कि अपने देश की सेना को भारत में ला सकें और यहाँ से रॉ मटेरियल को लेके रेलवे स्टेशन तक पहुँचा के पोर्ट के थ्रू अपने देश में पहुँचाना, तो जाकि और अदर फॉरेन डेस्टिनेशन, यानी कि उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इसको लिया। फिर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे को इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो आपने ये डाटा याद रखना है कि 1850 में, एंड इट इज़ कंसिडर एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। उसने इंडियन इकॉनमी को 2 तरीक़ों से हमारा स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया। फर्स्ट, इट अनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि अब लोग दूर वाले डिस्टेंस को कवर करने लगे, और देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकली एंड कल्चर बैरियर्स वाइल,
यानी कि उन्होंने जोग्राफिकल कंडीशंस को भी और जो उनके कल्चरल बैरियर्स थे कि वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं कर सकते, इस धारणा को तोड़ दिया। और सेकंड, इट फोस्टर्ड, यानी कि उसने फोर्स किया कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द विलेज इकॉनमीज इन इंडिया, जिसमें उन्होंने सेल्फ सफिशेंसी वाली जो धारणा थी कि सिर्फ आपने अपने जीवन यापन के लिए प्रोडक्शन करनी है, उसको भी तोड़ा। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंडेड बट इट्स बेनिफिट्स रेयरली एक्यूड टू द इंडियन पीपल, जिसका बेनिफिट तो हुआ लेकिन कम हुआ, लेकिन अधिक जो बेनिफिट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। Thus the social benefit which the Indian people gain owing to the introduction of the railways क्या था, were overweight by the country's huge economic loss, यानी कि भारत में रेलवे का निर्माण भी भारत के साधनों के द्वारा किया गया, जिसका बेनिफिट सिर्फ ब्रिटेन को था और भारतीय लोगों को नहीं था। फिर भारत में ही इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स को बनाया गया। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, द ब्रिटिश आल्सो टुक मेजर फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड, यानी कि पृथ्वी पर भूमि पर ही और सी लेन्स पे। इनलैंड वाटरवेज also provided uneconomically as in case of the coastal canal on the Orissa coast, तो कैनल को बिल्ड किया गया जिसमें बहुत महंगा खर्चा किया गया, लेकिन येट इट फेल टू कम्पीट विद द रेलवेज, कम्पीट उसके क्योंकि रेलवे उस मामले में सस्ता पड़ा, विच हैड टू बी अल्टीमेटली अबंडेंट, बहुत अधिक मात्रा में उससे सस्ता था। फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया विच सर्व द पर्पस ऑफ, मतलब जो ब्रिटेन का मकसद था कि वो अपने कानून को इंडिया में लागू कर सके, एंड ऑर्डर, और बहुत महंगा पड़ता था और वो भारतीयों को भी नहीं सिखाया था और केवल कुछ भारतीयों को सिर्फ ऑपरेट करना ताकि उनका काम हो सके। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल दो इन एडवोकेट, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही। तो फिर कंक्लूजन क्या है इसका? बाय द टाइम इंडिया वॉन इट्स इंडिपेंडेंस 1947 में, द इम्पैक्ट ऑफ द 2 century लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ऑलरेडी शोइंग on all aspect of the Indian economy. The agriculture sector was already settled with surplus labor, यानी कि एग्रीकल्चर में यहाँ पे कमियाँ थी क्योंकि यहाँ पर डिस्गाई अनएम्प्लॉयमेंट सरप्लस लेबर को ही बोलेंगे और एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी रो रहा था मॉडर्नाइजेशन के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड वॉज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। उन्होंने यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड को किया वो रेवोल्यूशन के लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जिसमें रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेड, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। तो यानी कि अभी भी हम गरीबी के दर पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि पब्लिक इकोनॉमिकली पॉलिसी को वेलफेयर ओरिएंटेशन चाहते हैं। इन द नटशेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर एनवेस, यानी कि बहुत अधिक थे। तो अभी ये बेटा ये सीक्वेंस है, ये याद रखनी है कि रेलवे इंट्रोड्यूस की गई 1850 में, जो स्वेज कैनल थी 1869 में, और सेंसस को कलेक्ट किया गया 1881 में, और जो सबसे पहले टाटा टिस्को जो कंपनी थी इनकॉर्पोरेटेड की गई थी 1907 में, और सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921। तो ये सारे टर्म्स हैं, ये आप लोग देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड चैप्टर। इफ़ you like the videos then please share the video because sharing is caring। अगर आपको पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह से आपको नई नई वीडियोस को भेज सकूं। थैंक यू।